हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती है तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 2021 के लिए एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है सरस्वती बैच। ये न्यू बैच है, अभी स्टार्ट किया हुआ है। जो सीपी नेट, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, इनसे संबंधित आप किसी भी एग्जाम की तैयारी 2021 में करना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आप हमारे साथ लगातार मेहनत करते रहे, लगातार कोशिश की आपने अच्छे से, तो 2021 में आपको ये बैच जरूर ही सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता, हमने जैसा बोला था आपसे कि हम आपके 1 फरवरी से टॉपिक स्टार्ट कर देंगे बायो के टॉपिक। अब हम तभी स्टार्ट करेंगे जब आप क्या करोगे, आप मेरा एक टारगेट है जो आपको पूरा करना होगा, क्योंकि आपका भला होगा तो उसके साथ साथ मेरा भी भला होना चाहिए। ठीक है। 1 फरवरी तक आपको क्या करना होगा, 500 प्लस सब्सक्राइब बढ़ाने होंगे, क्योंकि हम आप पे कोई रुपए नहीं लेते, पेड कोर्स नहीं बेचते, फ्री में हम आपकी तैयारी कराते, वो भी अच्छी तरीके से, पूरी मेहनत से, लगन से। और नहीं तो आपने देखा होगा 2020 में जो हमने तैयारी कराई थी बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत से की थी। लगभग हमने 14 घंटे मेहनत की आपके लिए, तब हमने आपकी तैयारी कराई थी 2020 में, और बहुत ही अच्छी तरीके से। और नहीं तो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, हमारे पढ़े हुए कई सारे क्वेश्चंस उस एग्जाम में फंसे हुए थे। तो उसी तरीके से उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे 2021 के लिए, जिससे आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बैच में जुड़ सके और उनकी अच्छे से तैयारी हो सके। और आशा करती हूँ कि इस टारगेट को आप सभी स्टूडेंट्स पूरा करोगे। 1 फरवरी से हम आपके टॉपिक स्टार्ट कर देंगे यदि आप हमारा ये टारगेट पूरा करते हो तो। क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि हम आप पे रुपए लेते हो, पेड कोर्स बेचते हो, फ्री में तैयारी कराते हो। तो फ्री में तैयारी, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा रहेगा यदि आप इतना करते रहोगे। यदि वीडियो को शेयर कर तो हम आपकी तैयारी अच्छे से कराते रहेंगे, क्योंकि हमारा भी बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो आशा करती हूँ आप इस टारगेट को पूरा जरूर करोगे। तो आज हम आपके लिए टॉप एनसीईआरटी फिजिक्स एमसीक्यू लेकर आए। कल हमने केमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए हुए थे एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि आपने वो वीडियो अभी तक ना देखी हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 एग्जाम के लिए। अब हम जो भी कराएंगे सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है यदि आपको 2021 में सिलेक्शन लेना ही है तो। ठीक है। चाहे आप सीपी नेट की तैयारी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2021 में तो। ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। टॉप एनसीईआरटी फिजिक्स एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ ही साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे हम पहले ही बोल लें कि आप नोटबुक लेकर बैठा करो और जो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया करें उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लिया करो, क्योंकि जब बाद में उन्हें रिवाइज करते रहोगे तो वो तैयारी आपकी अच्छी बनी रहती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते आज की वीडियो को। और जो भी स्टूडेंट्स हमसे अभी न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर ले। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टारगेट बायोलॉजी, इस पर हम इसकी पीडीएफ डाल देते हैं। ठीक है। और बहुत सारी पीडीएफ पहले से डली हुई है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है। एमीटर का, हाइड्रोमीटर का, थर्मोकपल का या वोल्ट मीटर का। तो याद रखें, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, देखते हैं। और जो भी हम पॉइंट बताएं उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते रहें। ठीक है। क्या है, देखो, ऊष्मी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए थर्मोकपल यानी ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तापमान बता एवं
ताप नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। जो थर्मोकपल होता है उसका प्रयोग तापमान तथा ताप नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। और इसका प्रयोग किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम ताप युग्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप युग्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं क्या है। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? कौन सा संरक्षण लागू होता है? आवेश का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण या संवेग संरक्षण? तो याद रखें, संवेग संरक्षण लागू होता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है या संवेग संरक्षण का नियम इस पर लागू होता है। न्यूटन का तृतीय नियम के भी उदाहरण यही। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो वो संवेग संरक्षण। किसका संरक्षण? संवेग का संरक्षण लागू होता है। किसकी गति पर? रॉकेट की गति पर। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखो व्याख्या इसकी क्या कहती है कि रॉकेट की गति, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना हमारी बात को। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण या न्यूटन के तीसरे गति नियम पर लागू होती है, क्योंकि इसमें ईंधन की देन से पैदा हुई गैस है। ईंधन की देन, जैसे ईंधन उसमें जो जलता है उसकी जो जलन होती है, उसकी देन से पैदा हुई गैसें बाहर निकलती है और इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को धकेलती है। जैसे ही गैसें बाहर निकलती है तो उसकी प्रतिक्रिया जो होती है, रिएक्शन जो होती है, वो रॉकेट को आगे धकेलती है। तो इसका मतलब हुआ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो रॉकेट का तीसरा यानी गति न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि जैसे ये धकेलती है तो जिसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है और रॉकेट में से गैसें निकलती रहती हैं। तो ये रॉकेट का जो की गति है वो संवेग संरक्षण या न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर लागू होता है। और न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो रेल पटरियों के बीच धातु के निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? दो रेल पटरियों के बीच में आपने देखा होगा धातु के निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है। उसमें जो गैप छोड़ा जाता है, जो रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, खाली जगह छोड़ी जाती है, वो किस लिए छोड़ी जाती है? तो याद रखिए रेखीय प्रसार के लिए छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। किसके लिए छोड़ी जाती है? रेखीय प्रसार के लिए। अब देखते हैं रेखीय प्रसार होता क्या है। ये रेखीय प्रसार होता क्या है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा रेखीय प्रसार क्या होता है ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेखीय प्रसार होता क्या है। हमने अभी आपको बताया था कि रेखीय प्रसार क्या होता है। तो रेखीय प्रसार की डेफिनेशन है वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, हम बोलते जा रहे हैं क्योंकि ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो प्रति डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर किसी वस्तु की इकाई लंबाई में जो वृद्धि होती है उस या प्रसार होता है उसे ही हम रेखीय प्रसार कहते हैं। एक बार दोबारा से बोले, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की इकाई लंबाई में जो प्रसार होता है, जो वृद्धि होती है, उसे ही हम रेखीय प्रसार कहते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और दो रेल की पटरियों के बीच में इसीलिए रेखीय प्रसार के लिए क्या छोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे ही गर्मी का टाइम आता है तो ये जो क्या होती है वो उनका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जो रेल की पटरी वो लोहे की धातु बनी होती है तो वो फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा, तो क्या होगा, रेल के गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो क्या हो जाता है, उनमें क्या छोड़ा जाता है? गैप छोड़ा जाता है, ठीक है। क्या छोड़ा जाता है? गैप। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार कहते हैं। किसके लिए? रेखीय प्रसार के लिए छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको पता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। कौन सा ऑप्शन राइट था इसका? बी ऑप्शन जो था वो इसका राइट आंसर था, रेखीय प्रसार के लिए छोड़ा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर शायद आपको पता भी होगा। हजामत का शीशा कौन सा है? जो हजामत जो नाई होते हैं उनके पास कौन सा शीशा होता है? दाढ़ी बनाने वाला कौन सा शीशा प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कॉनकेव कहते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसके बनाने में? दाढ़ी बनाने या हजामत का जो शीशा होता है जो नाई के पास होता है उसमें कौन सा शीशा काम में लाया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अवतल लेंस कैसा है। तो एक गोलाकार दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? गोलाकार दर्पण होता है और जिसके ऊपर उभरा हुआ भाग जो तल होता है उस पर पॉलिश होती है। जो उभरा हुआ भाग होता है उस पर क्या होती है? पॉलिश होती है। अवतल लेंस का जो उभरा हुआ भाग होता है उस पर क्या होती है? पॉलिश होती है। और अंदर का जो भाग होता है वो तल कैसा होता है? परावर्तक होता है, जहाँ पर किरणें टकराती आके। और क्या होता है इसमें जो इसका जो प्रतिबिंब होता है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिए जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा? दर्पण, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में वो दर्पण के सामने बड़ा बनता है। किसके सामने? दर्पण यानी शीशा के सामने बड़ा बनता है। इसलिए दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? दाढ़ी या उसके बनाने में किया जाता है, वो भी कौन सा? अवतल का। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत के लिए किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर देखो आपको लिखा है कि ये अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण होता है। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। जो उभरा हुआ तल होता है उस पर क्या पाई जाती है? पॉलिश पाई जाती है। अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है। इसलिए इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी या बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो दर्पण हजामत बनाने के लिए किस शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मिलान करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ आपको प्रक्रियाएं दी हुई हैं, एक तरफ उसके परिवर्तन दिए हुए हैं। जैसे कि बाष्पन जो होता है, ऊर्ध्वपातन, हिमीकरण, पिघलना, ये किससे संबंधित है? इनमें यानी बाष्पन जब होता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? जब बाष्पन की क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, तो क्या परिवर्तन होता है किसी भी पदार्थ में? तो याद रखना, जब बाष्पन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है? ये द्रव से गैस में बदल जाता है। जब कोई जैसे पानी है, जो जल होता है वो द्रव के रूप में पाया जाता है, आपको पता होगा। तो जल जो होता है जैसे उसमें बाष्पन की क्रिया कराते हैं हम जब, तो क्या होता है? द्रव जो होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। जो जल होता है वो बाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ए कैसे मिलेगा? जाके वन से। अब आपको देखना होगा वन इनमें से कौन है। तो वन यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ना तो ए में है, ना ही तो बी में है, ना ही डी में है। तो देखो यहाँ पे आपको एकदम आंसर सटीक मिल चुका है कि बाष्पन को आपने एक को चेक किया तो तुरंत दूसरा पता चल गया। बाष्पन का प्रयोग जो किया जाता है वो द्रव से गैस को बनाने में किया जाता है। तो वन ए का कैसे मिला? वन से। तो इसका जो कोड आएगा वो 1324 आएगा। कितना आएगा? 1324। अब देखो हम इसे मिला के दिखाते हैं आपको। अब बात आई ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन कैसे मिलेगा? जाके 3 से। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब ही होता है ठोस से गैस के रूप में बदलना। ठोस से गैस के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जब कोई पदार्थ सीधे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था में ना आके सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसे उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर। ऊर्ध्वपातन के यदि आपसे उदाहरण पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हो? कपूर जो होता है वो ऊर्ध्वपातन का एक अच्छा उदाहरण है। कपूर को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में ना आके सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जबकि कपूर कैसा पदार्थ है? एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमीकरण। हिमीकरण क्या होता है? तो हिमीकरण में क्या होता है? गैस से द्रव में बदलता है। हिमीकरण जो होता है वो कैसे बदलता है? गैस से किस में बदलता है? गैस से ये किस में बदलता है? हिमीकरण गैस से द्रव के रूप में परिवर्तित होता है। गैस से किस में बदलता है? द्रव के रूप में। बात आई पिघलना की। तो पिघलना किससे संबंधित? तो पिघलना हमारा ठोस से द्रव। जब कोई ठोस चीज होती है जैसे बर्फ हुई तो बर्फ किस में चेंज होती है? द्रव में। तो पिघलना किससे संबंधित है? ठोस से द्रव के रूप में संबंधित है। तो इस प्रकार से ये मेल बना है, एक मिलान हो गया इसका। तो इसका जो कोड आया वो 1324 आया। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। 1324 इसका कोड है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार का एक क्वेश्चन सीपी नेट 2017 में पूछा भी गया था। सीपी नेट 2017 में इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस या K-15 सागरिका। तो याद रखें, ये जो त्रिशूल होता है वो क्या होता है, भूमि से वायु में वार करता है। भूमि से वायु में वार करता है, लगभग ये 9 किलोमीटर तक वार कर सकता है। कितने किलोमीटर तक, 9 किलोमीटर तक भूमि से वायु में वार कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भूमि से वायु को मार करने वाला कौन सा है, त्रिशूल नाम का प्रक्षेपास्त्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है। जो हमारी आकाशगंगा है उसकी आकृति क्या है, वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, स्पाइरल है या इनमें से कोई नहीं। हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, आपको पता होगा, मंदाकिनी कहा जाता है उसे। तो हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी जो आकृति है वो स्पाइरल है, यानी सर्पलाकार है। कैसी आकृति है इसकी, सर्पलाकार आकृति है, सर्पलाकार, जिसे हम स्पाइरल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लेकर आए हुए। मंदाकिनी या आकाशगंगा तारों एवं धूल के कणों और गैसों का विशाल पुंज होता है। जो आकाशगंगा है वो किससे मिलकर होती है, तो बहुत सारे तारों से मिलकर बनी होती है, धूल के कणों से, गैसों से एक विशाल पुंज होता है इकट्ठा। और अनुमानतः आकाशगंगा में 10⁻11 तारे होते हैं। एक आकाशगंगा में लगभग 10⁻11 तारे होते हैं। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लेना। आकाशगंगा में 10⁻11 तारे होते हैं लगभग। हमारा सौरमंडल ऐरावत पथ का एक भाग है जिसकी आकृति कैसी होती है, स्पाइरल होती है। जिसकी आकृति कैसी होती है, स्पाइरल होती है। और एक आकाशगंगा में लगभग 10⁻11 तारे होते हैं। ठीक है, याद करना। और इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है, स्पाइरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। सूर्य की सतह का तापमान होता है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। 5800 डिग्री लगभग में बताना होगा, 2000, 1000 या 4000। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। यदि पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमने अपना टारगेट बताया उसे पूरा करने की कोशिश करें, जिससे आपकी 1 फरवरी से क्लासें अच्छी से स्टार्ट हो सके। टॉपिक वाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपकी तैयारी कराएंगे, इस बात की हम आपको भरोसा देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।